हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 23 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको दोनों पेपर्स का 1 और 2 का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ करवाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो जस्ट आपको करना क्या है, आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, मतलब दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो, दोनों पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है, आज हमारी यूनिट पेपर 1 की यूनिट नंबर 8 जो हमारी आईसीटी की यूनिट है उसकी क्लास है, जिसमें हमने ऑलरेडी अपना टर्मिनोलॉजीज और एब्रीवेशंस खत्म कर लिए। अब आगे हम सिलेबस अपना कंटिन्यू करेंगे आज। सो अप्रॉक्स 224 पेज के अराउंड हमने क्लास को स्टार्ट करना है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये हम सब, हाँ, यहाँ से हमने करना है। एक यही क्वेश्चन रहता था, पहले ये देख लेते हैं। देखो, उन्होंने पेपर में ना कुछ आपको कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस दिए थे और नेटवर्क डिवाइसेस दिए थे, उनको मैच करना था। लिस्ट में क्वेश्चन आया था। देखो, जो माउस है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। जो मॉडम है, जिसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे। एक ये नेटवर्क डिवाइस है। पेन ड्राइव, जिसमें आप अपने सॉन्ग्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करते हो, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जो आपका ओपेरा है वो एक वेब ब्राउजर है, जिसपे आप गूगल वगैरह सर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आता है आपका मॉडम की फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब ये वो डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली ये एनालॉग सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स के लिए, ताकि उसकी ट्रांसमिशन हो सके कम्युनिकेशन लाइंस में। और फिर जहाँ पे जब ये रिसीव होगा वहाँ पे इसको डीमॉड्यूलेट कर देगा, अगेन ट्रांसफर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा जो आपके डिजिटल सिग्नल्स है उनको एनालॉग सिग्नल्स में रिसीविंग एंड पे। यानी इसको बेसिकली आप एक कनेक्शन बिठाने के लिए यूज करते हो कंप्यूटर और नेटवर्क, या और दूसरा आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ताकि जो आपको एक्सेस मिल सके इंटरनेट का। देखो, जिस बंदे के घर वाईफाई लगाओ, किसी भी फॉर्म का ब्रॉडबैंड हो, मतलब वाईफाई मान के चलो, बेसिकली वहां पे मॉडम यूज होगी ही होगी। ठीक है, सो जो मॉडम है बीइंग अ डिवाइस ही आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है कंप्यूटर और आईएसपी के बीच में। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट आई थी, दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी। कि यानी ये सबसे पहले तो इसको यूज किया जाता है डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग से में, और सेकेंड अगेन इसको यूज किया जाता है एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करने में डिजिटल के लिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो, जो आपका इंटरनेट है ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे अनगिनत इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, जो कि सभी के लिए कॉमन है। ये चीज़ कहना कि यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसका एक्सेस मिल सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आप को ऑनलाइन एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हैं। अब कुछ की कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है नेटवर्क। जो आपका नेटवर्क है, जितने भी आपके इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेस हैं, जो उनकी कलेक्शन है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ओवर द इंटरनेट और एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। यानी जो इंटरनेट है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है। ठीक है, आगे आईएसपी वो बंदा जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कंपनी यानी जो आपको घर में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर आता है आईपी एड्रेस, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वो एड्रेस है जो, यानी ये ना एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है जो हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के कनेक्ट है उसको मिलता है। मतलब मान लो आपके फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, पीसीस हो गए, जो सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, अब उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास ई आईपी एड्रेस क्या होता है। देखो, जो क्लास ई एड्रेस है ना, उसमें 7 बिट्स होती हैं नेटवर्क आईडी की, और जो 24 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी की होंगी। ठीक है, यानी मान के चलो 7 बिट्स नेटवर्क की, 24 बिट होस्ट आईडी की। जो फर्स्ट ऑक्टेट है क्लास एआईपी का, यानी जो पहले 8 है, उसको नेटवर्क आईडी के लिए यूज किया जाता है। जो बचे 3 बच गए उसको होस्ट आईडी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आईपी एड्रेस मैंने आपको बता दिया, जो हर एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस मिलता है हर वो डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो
आईपी एड्रेस है ना, ये एप्लीकेशन लेयर में आता है, यानी जो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये आपका जो ओएसआई मॉडल है ना, उसकी हाईएस्ट लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए एप्लीकेशंस के थ्रू। फिर आपके पास एक आता है मैक एड्रेस, ये भी अगेन एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एनआईसी को साइन किया जाता है, ठीक है। ये डाटा लिंक लेयर पे चलता है, यानी ये वो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका डाटा को ट्रांसफर करने के लिए दो नोड्स के बीच में, अगर वो दोनों नोड्स सेम नेटवर्क पे ऑपरेट करने हैं। फिर आपके पास आता है सॉकेट एड्रेस, ये कॉम्बिनेशन है आईपी और पोर्ट नंबर का, एक तरफ आपका आईपी एड्रेस होगा, एक तरफ आपका पोर्ट नंबर होगा, उन दोनों को कंबाइन कर लो, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क का प्रोसेस जो हो रहे हैं उसको। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। अब जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये इंश्योर करते हैं कि आपके डाटा पैकेट्स की रिलायबल डिलीवरी हो पाए ओवर द इंटरनेट। आगे आपके पास आता है यूआरएल एड्रेस। अब ये टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है जो एक स्पेसिफिक रिसोर्स को इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई करके आपको बताता है। मान के चलो अगर आपने कोई वेबसाइट खोली, कोई कुछ भी खोला, हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल के नाम से जानते हैं। ये नेटवर्क लेयर पे आता है। अब नेटवर्क लेयर आपके जो डाटा पैकेट्स है ना, जो हर एक डिफरेंट नेटवर्क है, उनको रूट करने में हेल्प करती है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। देखो जो डीएनएस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है जो आपके डोमेन नेम्स हैं उनको आईपी एड्रेसेस में। अब डोमेन नेम्स आपके लाइक www. जो भी आपकी वेबसाइट .com होगी, उसको जब आप आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, दैट इज वो डीएनएस का काम है। ये चीज यूजर्स को इनेबल करते हैं कि वो वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग न्यूमेरिकली आईपी एड्रेस। बड़ा सिंपल है। देखो अगर कोई आपको कह दे आपने गूगल का नाम याद रखना, वो इजी है। इंस्टेड अगर आपको कह दे कि आपने गूगल का आईपी एड्रेस यूज करना है, सो यहाँ पे अपना डीएनएस रोल प्ले करता है। आगे आता है वर्ल्ड वाइड वेब। पता ही है www. हर एक वेबसाइट के आपके इसको यूज किया जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो जितने भी ओवर द इंटरनेट वेब पेजेस या वेबसाइट है वो उनको एक्सेस कर पाए, नेविगेट कर पाए वेब ब्राउजर के थ्रू। अब ये इसके जो बेसिस वो है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आप कह सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, वो उसके बेसिस पे ये चलता है, ठीक है। बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज जो भी सारे आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में डेवलप किया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इंटरनेट की डेवलपमेंट को, जिनको हमने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। देखो अभी हम रिवर्स में कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा समझ के रखूं। यानी जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको सर्न ने क्रिएट किया था, जिसकी फॉलोड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। यानी पहले सर्न ने क्रिएट किया, उसके बाद डीएनएस की इंप्लीमेंटेशन होगी थी। अब जो आपके टीसीपी और आईपी हैं, ये आपके फंडामेंटल प्रोटोकॉल सूट है इंटरनेट के, जिनको अर्पानेट ने, ये नाम्स है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सर्न और अर्पानेट, ये आपके नाम्स आपको याद रखने पड़े, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। फिर आया था आपका ARPA, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिन्होंने एक फंड एस्टैब्लिश किया था ताकि जो आपका इंटरनेट डेवलप हो रहा है उसको सपोर्ट दी जा सके। लास्टली जो आपका स्पुतनिक 1 है, ये फर्स्ट आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया था आपकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगेन आगे वर्ल्ड वाइड वेब का आ गया, ये आप देख लेना। फिर वेबसाइट्स क्या आती हैं। देखो जो वेबसाइट्स होती हैं, ये आपके जो आपके वेब पेजेस हैं ना, उसकी कलेक्शन है जो एक वेब सर्वर पे होस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, मल्टीमीडिया सब कुछ आपको देखो पता ही है आपको। जब आप एक वेबसाइट में एंटर करते हो उसमें इमेजेस भी होती हैं, ऑडियोस भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास हाइपरलिंक्स। अब ये वो लिंक्स हैं जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये ना जब एक वेब पेज पे अवेलेबल होंगे ना, वहां पे वो अंडरलाइन होंगे, ब्लू में होंगे खास करके। इंटरनेट में आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ती है, आगे आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर आपको पता ही है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस अवेलेबल हैं उनको एक्सेस कर पाए, उनको यूज कर पाए। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं वेब ब्राउजर्स की, तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी हो गया, एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। ये देख लेना, ये सारा बहुत सिंपल है। अब आगे आती है वेबसाइट। वैसे तो आपको पता ही है कि वेबसाइट क्या होता है। अगेन ये एक कलेक्शन है जितने भी आपके रिलेटेड वेब पेजेस हैं जिनको वेब सर्वर पे होस्ट किया जाता है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हाइपरलिंक कह लो, लिंक कह लो, या क्लिकेबल एलिमेंट कह लो वेब पेज का। ये आपको एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है, रिसोर्सेज को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी यूजर्स को अच्छा एक्सेस मिल जाता है, वो एक पेज से दूसरे पेज के आराम में जा सकते हैं।
आराम से जा सकते हैं। अब आगे आता है सर्च इंजन। अब जो आपका सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, पहले याहू होता था, ये एक वेब बेस्ड टूल्स है जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। देखो आपको इंटरनेट वैसे कोई चीजें नहीं बताता, आप गूगल खोलते हो www.google.com ब्राउजर पे जाके, फिर वहां पे आप लिखते हो जो आपको चाहिए, उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सर्च इंजन का काम है, ठीक है। यानी ये वो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे यूजर इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। बहुत सारा वास्ट अमाउंट का कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग ना एक दो स्टेटमेंट्स आई थी, वो देखो। जो पहली स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। उन्होंने क्या कहा था, जो सर्च इंजन हैं वो वेबसाइट्स हैं जो यूजर्स को हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी www.com पे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कहा था। जो दूसरी स्टेटमेंट थी ना वो गलत थी। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा था कि जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं ना वो वेरी करते हैं, वो अलग अलग आते हैं अलग अलग फैक्टर्स के कारण। यूजर की लोकेशन उस पर इंपैक्ट डालती है, सर्च हिस्ट्री इंपैक्ट डालती है, प्रेफरेंसेस इंपैक्ट डालते हैं, एल्गोरिथम जो सर्च इंजन यूज कर रहा है जिसके बेसिस पे वो चल रहा है, जिसके बेसिस पे वेबसाइट को रैंक और डिस्प्ले कर रहा है, वो चीजें। बट ये चीज गलत है। देखो अगर आप एक वेबसाइट को मतलब सपोज करो गूगल को आपने एक पंजाब से लॉग इन किया, दूसरा दिल्ली से लॉग इन किया, दूसरा कर्नाटका से लॉग इन किया, अगर एक सेम आप यूआरएल टाइप करते हो तो वो सेम ही चीज खुलेगी, वो डिफरेंट नहीं खुलेगी, ठीक है। आगे आपका सोशल मीडिया, देखो ये तो करवाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ये वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनसे आप एक क्रिएट कर सकते हो कंटेंट, रील्स होगी इंस्टाग्राम की, शेयर कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस हो गया, इंटरेक्ट कर सकते हो दूसरे बंदों के साथ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ आ जाता है। अब आगे आता है न्यू मीडिया। देखो जो न्यू मीडिया ना, अब जो हमारा रियल में मीडिया यूज होता है, ये वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स है जो अभी अभी इमर्ज हुए हैं, मतलब बहुत रिसेंट डेवलपमेंट्स है। इसमें सारी फॉर्म्स आ गई आपके कम्युनिकेशन की, वो सारी फॉर्म जिनसे आप कंटेंट शेयर कर सकते हो। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, सब कुछ आ गया। अब जो आपका इंस्टाग्राम है बेसिकली बीइंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये यूजर को अलाउ करता है कि वो अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये नई फॉर्म है मीडिया की, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और बेसिकली मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं बेसिक्स क्या है इंट्रानेट के। देखो इंटरनेट हमने कर लिया, अब आते हैं इंट्रानेट के। जो इंट्रानेट होता है ना, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज करके कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कनेक्ट करता है। यानी आपको एक सिक्योर और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। आप कोलैबोरेट कर सकते हो, सिस्टम इकट्ठा रन करेंगे, हर बंदे के पास हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ईजी हो जाती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले लैन आता है, ये मैंने आपको करवाया हुआ। ये वो नेटवर्क है जो आपके डिवाइसेस जो एक बहुत कम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अवेलेबल है ना, जैसे ऑफिस, बिल्डिंग, कैंपस, उनको आपस में कनेक्ट करता है। ये बेसिकली लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बेस्ड होता है। आगे आता है आपके पास इंटरनेट पोर्टल। ये एक सेंट्रल एंट्री पॉइंट है या गेटवे कह लो, यानी जो आपका इंटरनेट पोर्टल है ना, ये एक कॉमन जो सबसे सेंटर में एक पॉइंट है जिससे आप एंट्री ले सकते हो। आपको एक्सेस मिल जाएगा जितने भी आपके इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, कम्युनिकेशन टूल्स हो गए। यानी ये कहीं ना कहीं मान लो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए हब है जिससे वो अपने इंटरनेट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आगे आते हैं यूजर आइडेंटिफिकेशन। देखो इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो जो आपके बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यानी उनके कंप्यूटर में तभी लॉगिन किया जाता है जब उनके पास फिंगरप्रिंट मैच करें। सेम टेक्नोलॉजी अब आपके पास फोन्स, टैबलेट्स में भी अवेलेबल है। इवन अब आपके घरों के लॉक भी बीइंग डिजिटल स्मार्ट होम्स, वहां पे भी आपके फिंगरप्रिंट से एंट्री होती है। सो इसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। यानी यूजर को ऑथेंटिफाई करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जौन सा वो ऑथराइज्ड बंदा है वो ही कंटेंट को, नेटवर्क को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। अगर मैं आपको इसके कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड्स बताऊं तो यूजर नेम, पासवर्ड जो नॉर्मल चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप एडवांस मेथड में जाओ तो सिंगल साइन ऑन एसएस हो गया, ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो आपकी गूगल पे होती है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइल शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। देखो इंटरनेट का बेस्ट फीचर है। देखो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट को यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने सारे कैंपस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हो, तो फायदा उसको यही होगा कि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपनी शेयर कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। कोई भी एम्प्लॉय अपलोड कर सकता है, स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंस के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स।
इंटरनेट बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स प्रोवाइड करता है। ईमेल भेज सकते हो आप, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, डिस्कशन फॉरम्स क्रिएट कर सकते हो। आगे आता है एम्प्लॉय डायरेक्टरीज। देखो अगर एम्प्लॉयज एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी सर्चेबल डाटाबेस भी बना सकते हो जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा हर एक एम्प्लॉय के बारे में। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 बंदा काम कर रहा है तो आपके डाटाबेस में 1000 के 1000 बंदे की डिपार्टमेंट, टीम, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके सब कुछ अवेलेबल होगा उसकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है इंटरनल न्यूज़ और अनाउंसमेंट। यानी अगर आपने ये देखो एक मैसेज सारे एम्प्लॉयज़ को भेजना है ओवर द नेटवर्क, वो सारे इंटरनेट कनेक्टेड है, सो आप उनको इजीली शेयर कर सकते हो, कंपनी की न्यूज़ दे सकते हो, अपडेट्स दे सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे आता है वर्क फ्लो एंड टास्क मैनेजमेंट। देखो इसमें इंटरनेट में वो भी टूल्स आ जाते हैं जिससे आप अपने वर्क फ्लो को, जो आपने टास्क आपके एम्प्लॉयज़ ने जो आपने परफॉर्म करने हैं, जो प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इकट्ठे से सिमिलैरिटी से किया जा सके। ये टूल्स हेल्प करते हैं कि प्रोसेसेस अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाए, टास्क असाइन हो जाए, प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। आगे आता है ट्रेनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। इंटरनेट ऐसा प्लेटफॉर्म, इंटरनेट से ना जो आपके जो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिसपे आप ट्रेनिंग मटेरियल होस्ट कर सकते हो, नॉलेज बेस बना सकते हो, जिससे को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहां से ग्रैब कर लेगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी की जा सकती है, एम्प्लॉयज को रेलिवेंट एक्सेस मिल जाता है, जिससे उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही ईजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑब्वियस बात है, देखो जैसे इंटरनेट पे सिक्योरिटी होती है सेम वे में आपकी देखो इंटरनेट पे भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको डाटा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन उसको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा, फायरवॉल्स यूज करो, परमिशंस यूज करो, ये कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स है जिससे कहीं ना कहीं डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, सिक्योरिटी बेसिकली जो आपका इस तरीके जो इंटरनेट है उनको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है जो सिर्फ जो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच वो ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो ओवर इन जितने भी आपके इसमें आप एक्सटर्नल लिंक्स शेयर करोगे उसमें ना आपको कंट्रोल मिल जाएगा, वो डायरेक्टली शेयरेबल नहीं होते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब आते हैं आपके पास बेसिक्स ऑफ ईमेल। ईमेल क्या है? देखो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये सबसे कॉमन मेथड है जिससे हम यूज करते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है ईमेल के द्वारा क्विकली और एफिशिएंटली। ठीक है, अब कुछ इसके रिगार्डिंग चीजें देखो। ईमेल एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे मान लो हर बंदे के अपनी ईमेल आईडी होती है, ठीक है, आप बीइंग यूनिक एड्रेस आप उसको यूज करके मैसेजेस को, ईमेल्स को सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। फिर आता है ईमेल क्लाइंट। अब जो आपका ईमेल क्लाइंट है ये वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कह लो या वो वेब बेस्ड सर्विस कह लो जिसको आप यूज करके अपने ईमेल अकाउंट्स को मैनेज करते हो, ईमेल्स को रिसीव करते हो, ईमेल्स को सेंड करते हो, जैसे आपकी जीमेल होगी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा, वगैरह वगैरह। आगे आता है ईमेल सर्वर। ये अब वो कंप्यूटर या सिस्टम आप कह लो वो रिस्पॉन्सिबल जो आपके ईमेल मैसेजेस को हैंडल करता है, उनको डिलीवर करता है। ठीक है, इसमें आप आउटगोइंग मैसेजेस को जो ईमेल क्लाइंट से जा रहे हैं उनको रिसीव कर रहे हो, उनको रूट कर रहे हो, इनकमिंग मैसेजेस को। यानी देखो सिंपल वे में अगर बताऊं, ईमेल सर्वर के थ्रू आप मैसेजेस को भेजते हो, उसी के थ्रू मैसेजेस को रिसीव करते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास कुछ अब इंपॉर्टेंट चीजें आगे जो आप पहली बार सुनोगे, SMTP, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। जो आपका SMTP है ये वो प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके आप ईमेल्स को सेंड करते हो, मैसेजेस को सेंड करते हो बिटवीन सर्वर्स ओवर द इंटरनेट। अलग अलग सर्वर के बीच जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके बीच मैसेज को सेंड किया जाता है। आपके जितने भी आउटगोइंग मैसेजेस की डिलीवरी है उसको ये हैंडल करेगा सेंडर ईमेल क्लाइंट टू रेसिपिएंट ईमेल सर्वर। ठीक है, अब आगे आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक POP प्रोटोकॉल जिसको ईमेल क्लाइंट्स यूज करते हैं मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए। सर देखो जो आपका SMTP है वो सेंड करने के लिए, जो आपका POP है वो रिसीव करने के लिए। यानी यूजर्स के पास अच्छा अलाउंस है, मतलब उनको अलाउ करता है कि वो ईमेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं सर्वर से अपने लोकल डिवाइस पे, फिर उनको वो ईमेल्स विदाउट इंटरनेट भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे आता है आपके पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। अब जो ये प्रोटोकॉल है ये इनेबल करता है जो आपके ईमेल क्लाइंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं अपने मैसेजेस को, डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं ईमेल सर्वर के पे ही, उनको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं। इससे उनको बहुत एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, यानी वो अपने जितने भी उनके ईमेल फोल्डर्स हैं जो मल्टीपल डिवाइसेस में, उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, सर्वर्स को मेंटेन कर सकते हैं एज अ प्राइमरी लोकेशन। आगे आता है आपके पास ईमेल हेडर। देखो जैसे हर एक वर्ड डॉक्यूमेंट का हेडर होता है, सेम वे में ईमेल हेडर भी होता है। इसमें मेटा डाटा होता है ईमेल के रिगार्डिंग, जैसे सेंडर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, उनके एड्रेसेस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, टाइम है कि जिस पे ईमेल सेंड हुआ या रिसीव हुआ, या जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है। बेसिकली ये टिपिकली हिडन होता है,
ये फ्रॉम द रेसिपिएंट बट कैन बी व्यूड इन ईमेल क्लाइंट, बट उसको देखा जा सकता है ईमेल क्लाइंट में, ठीक है। सेम वे में एक आता है फुटर। देखो एक ना स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने पहले वो कहते थे, एक सिनेरियो उन्होंने दे दिया था, ये मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा, जहाँ पे कृतिका एक फ्रेज ऐड करना चाहती कि प्रेजेंटेशन ऑन फ्रिक्शन एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। मान लो एक कृतिका लड़की थी, उसने ना एक अपना प्रोजेक्ट बनाना था, वो हर एक पेज के एंड पे ना एक लाइन ऐड करना चाहती थी कि प्रेजेंटेशन ऑन फ्रिक्शन। ये किस तरीके से किया जा सकता है, ये किया जा सकता है फुटर थे। देखो जो फुटर है ना, ये वो सेक्शन है डॉक्यूमेंट का या अपनी के प्रेजेंटेशन का जो बिल्कुल हर एक पेज के बॉटम पे अपीयर करता है, और इसमें इंफॉर्मेशन होती है लाइक आपके पेज नंबर, टाइटल्स, और जितना अगर आप एडिशनल कोई टेक्स्ट अटैच करना चाहो तो वो होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन था बट यहाँ पे मैंने कर दिया, सो मैंने आपको करवा दिया अटैचमेंट्स। देखो ईमेल्स में आप मैसेजेस नहीं केवल भेज सकते हो, आप वीडियोस भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, ये सारी अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पैम एंड फिल्टर। अब जो आपका स्पैम है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड ईमेल मैसेजेस जो आपको कंपनी से एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। सो इनको आपको मैनेज करना पड़ता है, इनके मैनेजिंग करने के तरीके होते हैं, वो आपको पता ही है। आगे आते हैं ईमेल एटिकेट। अब जो ईमेल एटिकेट है, ये वो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं या आप कह लो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप यूज करके प्रोफेशनली इफेक्टिवली ईमेल मैसेजेस को कंपोज करते हो, उनको सेंड करते हो, ठीक है। मतलब मान के कहना बात, देखो जैसे एक हम आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, वो होती है इनफॉर्मल, मतलब आप अपने फ्रेंड से जिस तरीके से भी बात करते हो। बट अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल ईमेल भेजना है तो आपको ईमेल एटिकेट को यूज करना पड़ेगा, हर चीज क्लैरिटी, ब्रेविटी, एप्रोप्रिएट टोन में और प्रॉपर यूज करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग का, फिर ही अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। अब आगे लास्ट आता है इस लाइन का, आपके ऑडियो वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिक्स। देखो जो आपके ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ये चीज इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है, ग्रुप्स को इनेबल करती है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रियल टाइम में, अगर वो एक अलग अलग जगह पे बैठे हैं। कहने का मतलब आप मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, बट आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, ये आप ओवर द इंटरनेट थ्रू अपना पीसी, टैब या आप अपना कह लो मोबाइल फोन उसके कर सकते हो। अब आगे आते हैं, इसके अब थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आती है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करते हैं कि आपके जितने भी मल्टीपल पार्टिसिपेंट हैं वो वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो मान लो अगर आपने कॉन्फ्रेंस कॉल लगा ली, जितने भी आपने उसमें क्लाइंट्स को, पार्टिसिपेंट को एंटर किया, वो सारे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। ये चीज टेलीफोन्स का, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का और डेडिकेटेड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जो बने उनका यूज करके की जा सकती है। बट हर बंदे को या तो आपको ऐड करना पड़ेगा या अगर उसने खुद ज्वाइन करना है तो उसको एक कोड को शेयर करना पड़ेगा। सेम चीज आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हो, अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाऊं तो मान के चलो, सपोज करो अगर आपने गूगल मीट पे क्लास लगानी है, ठीक है, क्या करोगे आप, एक उसका लिंक बना के एक मीटिंग स्टार्ट करके सभी को शेयर कर दोगे, फिर सारे बंदे उसको ज्वाइन करे जाएंगे, फिर आप देखोगे कि आपने किसको अलाउ करना है, या आप ओपन भी रख सकते हो कि जिसको लिंक दिया वो सारा कुछ ज्वाइन कर लेगा। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि सेम वे में आप, अब इसमें क्या होगा, आप अपने डिवाइस के थ्रू आपकी ऑडियो भी जाएगी, आपकी वीडियो भी जाएगी, यानी आप इसमें प्रेजेंटेशंस भी प्रेजेंट कर सकते हो, डिस्कशंस भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है वेब कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो, वीडियो और कंटेंट शेयरिंग कैपेबिलिटीज को कंबाइन कर देती है, यानी सारी चीजों को कंबाइन करके जिसमें आप कोलैबोरेटिव मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस करते हो। देखो इन शॉर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब कॉन्फ्रेंसिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइनर फर्क है, ठीक है। ये आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे आता है कॉन्फ्रेंस ब्रिज। जो आपका कॉन्फ्रेंस ब्रिज है, ये आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसपे आप मल्टीपल ऑडियो पार्टिसिपेंट को एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे अटैच करते हो, कंबाइन करते हो, कनेक्ट करते हो। यानी ये चीज अलाउ करती है पार्टिसिपेंट्स को कि वो डायल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी उनके ऑडियो कनेक्शंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट्स, एमसीयू। देखो जो एमसीयू है, ये वो डिवाइस और सॉफ्टवेयर जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी हो पाती है। आप अपनी ऑडियो वीडियो स्ट्रीम्स को मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के क्रॉस मैनेज कर सकते हो। आपको वीडियो आएंगे, ऑडियो इनपुट्स आएंगे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से, फिर आप उनको कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम बना लोगे जिसको आप सारे पार्टिसिपेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। अब आगे आता है कंट्रोल यूनिट। ये देखो, ये वैसे एमसीयू का नहीं बट ये सीपीयू का टॉपिक है, बट यहाँ पे करवा देता हूँ।
जो आपकी कंट्रोल यूनिट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसर है, मतलब कंपोनेंट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसका फंक्शन क्या है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं सीपीयूज की, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, वो सारा काम कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। फिर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेना, उसको देना, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना डाटा के फ्लो को, ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे आता है आपके पास बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में आपको करवा चुका, ये वो अमाउंट ऑफ डाटा है जिसको आप ट्रांसमिट करते हो ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन विद इन गिवन पीरियड। और कहने का बाद आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है। देखो जितनी ज़्यादा आपके इंटरनेट की स्पीड होगी, बैंडविड्थ होगी, उतनी जल्दी जल्दी आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। सफिशिएंट बैंडविड्थ चाहिए अगर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो चाहिए। मान के चलो, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो को प्ले कर रहे हो, उसमें देखो आपकी 144p से स्टार्ट हो जाती है, 4K 2160p तक जाती है। जितनी अच्छी आपकी बैंडविड्थ होगी, जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, उतनी हायर क्वालिटी आप वीडियो की प्ले कर पाओगे। आगे आता है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग में क्या होता है, जब आप ओवर द वेब कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो चैट करते हो, जो बंदा चाहे वो, अगर आप वो अपनी डिवाइस की कोई चीजें दूसरे पार्टिसिपेंट्स को दिखाना चाहता है, तो वो स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन को यूज कर सकता है। इससे क्या होगा, उस चैट में उस बंदे की जो डिवाइस की स्क्रीन है, जो जो उसमें शो है, वो सारा कुछ शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है चैटिंग एंड मैसेजिंग। देखो इवन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फॉर द टाइम बीइंग या कॉन्फ्रेंस कॉल में कह लो, अब चैट और मैसेजिंग फीचर्स भी अवेलेबल है। अगर हम गूगल मीट में क्लास लगा रहे हैं, तो उसमें आप कमेंट्स कर सकते हो, चैट्स कर सकते हो, मैसेजेस भी कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स एंड प्लेबैक्स, यानी बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको लेटर रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जो आपकी, देखो अगर आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आपको इंक्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेंट ऑथेंटिकेशन को यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये इंश्योर कर पाओगे कि जो कॉन्फ्रेंस है वो सिक्योर है। जितनी भी आप उसमें बातें करोगे, उसको कोई छुप के सुन नहीं रहा है, वो कहीं भी किसी भी तरीके में गलत बंदों के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। सो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इवन ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर खुद भी अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आपको रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको करवा चुका हूं। बेसिकली ये वो इंटरनल चिप है जहां पे आप डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हो। अब इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आई थी, यानी यही स्टेटमेंट थी कि बींगा ये वो है वो इंटरनल चिप जिसमें आप डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हो। सो इसका आंसर बिल्कुल ठीक था, यस ये है इंटरनल चिप। सो ये एक ना कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है जिसको यूज किया जाता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, जो being that can actively being assessed by computer processor। अब ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए होती है, यानी ये क्विक और टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करती है रनिंग, जो कंप्यूटर पे आपके रनिंग प्रोग्राम्स हैं या डाटा है, ठीक है। यानी जो रैम है, ये वो पार्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसको आप करंटली यूज कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट ही अपने आप में स्टोर कर लेती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। अब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जितने भी आप वेरियस एप्लीकेशंस हैं, यानी जो आपके प्रोग्राम्स जो आप यूज कर रहे हो, सभी रैम पे ही लोड होते हैं, उनका डाटा रैम ही स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस रैम ही स्टोर करती है। सो जो वो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप करंटली यूज में है, वो टिपिकली रैम में स्टोर होगा क्विक एक्सेस के लिए, जो प्रोसेसर के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। अब उन्होंने एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था, वो कहते थे करेक्ट ऑर्डर में बताओ जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, स्लोएस्ट टू लेके फास्टेस्ट तक जो एक्सेस टाइम है उनका, यानी हर एक कंपोनेंट का एक एक्सेस टाइम होता है, उसको स्लोएस्ट लेके फास्टेस्ट तक एक ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले आता है ऑप्टिकल ड्राइव, फिर आएगा एसएसडी जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, फिर आती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर आता है सीपीयू कैश, ठीक है। इसको ना कैचे नहीं कहते, इसको कैश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है, अब जो आपका एक्सेस टाइम है, ये टिपिकली मिली सेकेंड्स में होता है फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड नैनो सेकेंड्स फॉर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये चीज़ आप याद रखना, यानी जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके, यानी जो एक्सटर्नल्स होते हैं, उनका जो एक्सेस टाइम है वो मिली सेकेंड्स में होगा, जो आपके प्राइमरी या जो इंटरनल है उनका नैनो सेकेंड्स में होगा। यानी जो एक्सेस टाइम बेसिकली वो टाइम है जो एक स्टोरेज डिवाइस लेता है डाटा को रिट्रीव और एक्सेस करने के लिए। प्राइमरी स्टोरेज में रैम आ गई, इनका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको हम नैनो सेकेंड्स पे इसी कारण मेजर करते हैं। जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, जैसे आपके हार्ड डिस्क, उनका एक्सेस टाइम स्लोअर होता है, इसलिए उनको मिली सेकेंड्स में किया जाता है। अब एक स्टेटमेंट आई थी, वो क्या कह रहे थे, कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग थी, ये बिल्कुल ठीक थी कि जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडीज या ऑप्टिकल डिस्क है, ये डाटा को रिटेन करती है, तब भी अगर आप कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हो। बिल्कुल करेक्ट है, रैम उसको नहीं रिटेन करती, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उसको रिटेन करते हैं
ये इसी कारण नॉन वॉलेटाइल होते हैं। अब आगे आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का क्वेश्चन। देखो जो आपका EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये एक ऐसी टाइप है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की जिसको आप इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हो, रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। इसको कॉमनली फर्मवेयर और जो आपका बायस सेटिंग्स है कंप्यूटर सिस्टम में उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है स्पेसिफिकली रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये ज़्यादा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। इसे एक्टिव डाटा स्टोरेज और क्विक एक्सेस के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए। अब जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, देखो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो परमानेंट होगी, जो वोलेटाइल होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और इसका डाटा जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, टर्न ऑफ करते हो, लॉस हो जाता है। ठीक है, सो जो आपका रैम और कैश है ये दोनों वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। वोलेटाइल मेमोरी की अगर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊं तो ये फास्ट है, बहुत इजी एक्सेस करने के लिए, और इनएक्सपेंसिव नहीं होती, मतलब इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी नहीं होती। आगे आता है रोम। ये वो टाइप है मेमोरी की जिसको केवल रीड किया जा सकता है, आप इसको राइट नहीं कर सकते। यानी रोम को बेसिकली फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए उस फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो ये आपका फर्मवेयर है ये वो सॉफ्टवेयर जो बहुत इसेंशियल है एक कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपके पास बायस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी अभी एक फर्मवेयर है जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को स्टार्ट करता है, इनिशियलाइज करता है, उन पे इनिशियल बूटिंग प्रोसेस पे को परफॉर्म करता है। ठीक है, जो बायस है इसके अगेंस्ट रैम में, रोम में, यानी आपका रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब जो आपके हार्डवेयर है, ये आपको पता ही है, जितने भी आपके फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स है कंप्यूटर के वो ये होते हैं। अब एक ना क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था फॉर अ म्यूजिक टीचर हु विशेस टू यूज अ कंप्यूटर टू क्रिएट ट्रेनिंग मटेरियल। अगर एक आपका म्यूजिक टीचर है वो कंप्यूटर को यूज करके ट्रेनिंग मटेरियल को क्रिएट करना चाहता है, देखो जो आपका प्रिंटेड कॉपीज होंगी इंस्ट्रक्शंस की, जो जिसको यूज करके आप म्यूजिक को प्ले करोगे वो DOCF में, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइल फॉर्मेट उसका क्या होगा, वर्ड की डॉक्यूमेंट में। फिर जो आपकी साउंड फाइल्स हैं जिसको आप प्ले करोगे वो MP3 में स्टोर होंगी। जो वीडियो फाइल्स हैं उनको AVI में, MP4 में किया जा सकता है, HVEC में जो लेटेस्ट फॉर्मेट्स हैं। जो इमेजेस हैं वो JPEG में या PNG में। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। PDF इसके आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कर फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।